كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मेरा नाम है मलीहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी। आज की जो मेरी वीडियो है, जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पाकिस्तानी लाइफ इन टर्की, आज इस सीरीज़ की एपिसोड 3 है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से टर्की की मॉडर्न लिबरल साइड डिस्कस करूँगी। जो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस रहा यहाँ के टर्किश लोगों में, जो मेरा उठना बैठना था, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी, मैं आज की वीडियो में शेयर करूँगी। आज की वीडियो मस्ट एंड तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो के एंड पर मैंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और कहूँगी हैरान कुन कुछ इंटरव्यूज़ मैंने शेयर किए टर्किश लैंग्वेज में। मैंने उसको इंग्लिश सबटाइटल में ट्रांसलेट कर दिया, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि बात क्या हो रही है। वो इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली टर्किश जो सोसाइटी है, जो टर्किश लोगों का जो एक बेसिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग इस्लाम, वो किस लेवल की है। तो आज की वीडियो एंड तक कंप्लीट देखिएगा। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। और बस यहाँ पे टेबल पे बैठी हूँ, जहाँ आप लोगों से बातचीत हो रही है। ये टर्किश चाय मेरे साथ है और टेबल के दूसरी साइड पर हस्बैंड और बच्चे लूडो खेल रहे हैं। मेरी तरफ ये है कि ऑफिशियली स्टार्ट हो गई हैं बच्चों की छुट्टियाँ ईद की। बस बड़े बेटे के 3 पेपर रह गए हैं, वो ईद के बाद है। तो मेरी तरफ वीकेंड है, सैटरडे का दिन है और मैं आप लोगों को खिड़की से बाहर व्यू दिखाती हूँ। बड़ा खूबसूरत प्यारा क्लाउडी वेदर है। अभी तक ठंडक है, बीच में थोड़ा सा गर्मी का स्पेल आया था, बट अगेन दोबारा सर्दी है। तो बड़ा खूबसूरत क्लाउडी वेदर है। तो आज के दिन का मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठाने का मेरा दिल करा था, बिकॉज़ सैटरडे है, बच्चे भी घर पर हैं, हस्बैंड भी घर पर हैं। मेरे घर के पास सैटरडे को बल्दिया बाज़ार लगता है और उसको आप लोग कह सकते हैं जिस तरह इतवार बाज़ार। तो वहाँ पे टर्किश पराठा होता है, उसको कहते हैं गोज़ले में। वैसे तो नॉर्मल शॉप्स पे भी मिल जाता है, जो सुबह नाश्ते की शॉप्स होती हैं, बट मेरे सराउंडिंग में ऐसी कोई शॉप नहीं है। तो ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है कि बल्दिया, ये जो बाज़ार की हमें जो पिक एंड ड्रॉप है वो फ्री है। जो बसेस हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्री है, सबके लिए फ्री है। तो ये छोटे छोटे ये है, एक कंफर्ट हो जाता है, सुकून हो जाता है। तो मेरा दिल कर रहा था बच्चे और हस्बैंड घर पर होंगे, मैं आप लोगों से जहां आज की वीडियो पे की बात होगी, जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, तो साथ साथ आप लोगों को बाहर का टूर भी देती हूँ। तो ये सिचुएशन है मेरी तरफ। अच्छा, मैं अगर टर्किश लोगों की बात करूँ, स्पेशली ख़वातीन की, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब मैं नई नई इस्तांबुल आई थी तो मुझे एक आस्पेक्ट देखकर बहुत हैरानी होती थी कि अगर एक नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन अब पाकिस्तान में भी देखते हैं, बट इतना मेजर डिफरेंस नहीं होता। पर यहाँ पे जब मैं नई नई आई तो अगर मैं एक तरफ मदर को देख रही हूँ, अगर एक फैमिली की एक एजेड खातून है, अगर उन्होंने स्कार्फ या अबाया पहना हुआ है, तो घर की फैमिली की बाकी बच्चियाँ बिल्कुल एक मॉडर्न लिबरल ड्रेसिंग में होंगी। और ये सिचुएशन भी कि अगर या कहते हैं मदर ने एक स्कर्ट या स्लीवलेस ड्रेसिंग है और एक डिफरेंट किस्म की ड्रेसिंग की हुई है, तो बेटियां या उस फैमिली की छोटी जो बच्चियां हैं उन्होंने प्रॉपर हिजाब और स्कार्फ पहना हुआ है। तो मेरी टर्किश दोस्तों से बात होती तो एक आस्पेक्ट वो मुझे एक्सप्लेन करती थी कि विद इन फैमिली भी बहुत एक्सट्रीम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। नहीं, विद इन फैमिली भी कोई एग्री करता है एक दूसरे से। उस पर यह है कि ये लोग अपनी आइडियोलॉजी एक दूसरे पर इम्पोज नहीं करते। अगले को एक फ्रीडम होती है कि वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को देखे। एट द एंड ऑफ द डे ये बात हमारा इस्लाम भी कहता है कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। ये बात मुझे यहाँ की अच्छी लगती है। तो ओवरऑल ये है कि ये एक सिचुएशन आपको नॉर्मली अपनी सराउंडिंग में नज़र आती है। एक यहाँ पर आस्पेक्ट ये है कि जहाँ पे ये लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को एक रूम देते हैं कि ठीक है, अगला बंदा ज़रूरी नहीं कि हमसे एग्री करे। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नॉर्मल सी बात है, चाहे वो पॉलिटिक्स की डिस्कशन हो, चाहे वो रिलीजन हो। बट एक आस्पेक्ट मैंने बहुत कीनली नोट किया
कि जो एक रिलीजियस ग्रुप है और फिर एक मॉडर्न लिबरल ख़वातीन का ग्रुप है, ये जब एक दूसरे को देखते हैं तो हल्की सी एक नज़रों में एक नुक्ताचीनी ज़रूर होती है और बड़ी कॉमन सा एक ये मोस्टली होता है। मैं एक सिचुएशन एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ी फ़नी सी है। मेरा प्रीवियस अपार्टमेंट था, यहाँ पर मैं पाकिस्तान में रहने वाली फैमिलीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको पता है। जो यहाँ का अपार्टमेंट सिस्टम है, जब यहाँ पे फैमिलीज़ अपने पेट्स रखते हैं तो उसको उनको बाहर पॉटी करवाने के लिए बाहर लेकर आते हैं। तो मेरा जो प्रीवियस अपार्टमेंट था तो वहाँ पे खातून थी, उन्होंने 4 कुत्ते रखे हुए थे। तो वो जब वो चारों के चारों कुत्तों को बाहर पॉटी के लिए लेकर आती थी तो उन्होंने अपनी गर्दन में ना उनके बैग्स हैंग किए होते थे, काइंड ऑफ सैक समझ लें। तो वो पॉटी के बाद उन चारों को सैक में डाल देती थी। तो ऑफ कोर्स उनका बड़ी एक काइंड ऑफ एक मॉडर्न ड्रेसिंग होती थी। पर मेरे नेबर में खातून रहती थी जो बहुत एजड थी, आंटी। वो यकीन करें कि जब भी उन्होंने उस दूसरी खातून को देखना उनके कुत्तों के साथ, तो वो इतना इंटरेस्टिंग बुड़बुड़ाती थी कि मैं मतलब वो एक सिंपल एक आप लोग को आइडिया देने के लिए कि वो बुड़बुड़ाती कहती, तुम इस तरह करो, तुम इन कुत्तों को तुमने गर्दन पे क्यों हैंग किया, तो इनको सर पे बिठा लो, तुमने दूर रखा हुआ है इनको। बात एक्सप्लेन करने का या बात बताने का मकसद ये है कि एक नॉर्मल पब्लिक में, एक कल्चर में, एक सोसाइटी में बेशक ये लोग एक दूसरे को इस हद तक डिस्टर्ब नहीं करते कि उसको ज़बरदस्ती कन्विंस किया जाए कि भाई एक मॉडर्न ग्रुप और रिलीजियस ग्रुप एक दूसरे के साथ रह नहीं सकता। बट मैं बात बता रही हूँ कि जब एक दूसरे को देखते हैं तो नज़रों में नुक्ताचीनी बहुत बहुत हद तक होती है। इस हद तक कि अभी मैं कुछ देर पहले आप लोग से भी क्लिप शेयर करती हूँ जहाँ मैं बाहर निकलूँगी, बाहर जहाँ जिस तरह मैंने बताया बल्दिया बाज़ार के लिए। तो वहाँ पे जब मैं वापसी पे अपनी सर्विस का, अपनी बस का वेट कर रही थी तो काइंड ऑफ ख़वातीन वेट कर रही थी बस के लिए। अब एक ग्रुप, एक बेंच जहाँ पे ख़वातीन ने मॉडर्न ड्रेसिंग की हुई है और वो अपनी स्मोकिंग कर रही हैं, उस वहाँ पर बेंच स्पेस पे जगह अवेलेबल थी। बट जो हिजाब में ख़वातीन थी, जो इवन क्या कहते हैं स्कार्फ पहना हुआ है, वो जगह होते हुए भी दे डोंट लाइक कि वो उस जगह पर उनके पास बैठे। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि बड़ी माइन्यूट सी डिटेलिंग है, पर जब आप इनके लोगों में, इनके कल्चर में, इनके उठने बैठने को गौर से ऑब्ज़र्व करते तो आपको आइडिया होता है कि विद इन सोसाइटी भी एक आस्पेक्ट, एक दूसरे को भी ये लोग नहीं पसंद करते। पर वो नापसंदीदगी ये लोग ओपनली उसको एक्सप्रेस नहीं करते। बट मैंने कहा कि आपको नज़रों में नुक्ताचीनी बहुत क्लियरली नज़र आती है। अच्छा, मैं जब 8 साल पहले यहाँ पर आई थी इस्तांबुल, तो मेरी जो नेबर्स थी, जो मेरी टर्किश फ्रेंड्स थी, तो उनसे मेरी बातचीत होती थी गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू। जब मैंने अपनी लैंग्वेज सीखी तो मेरी दोस्तें कहती हैं कि शुक्र है तुमने लैंग्वेज सीखी, बिकॉज जब तुम हमारे पास बात करने के लिए आती थी तो हम तुम्हें ये भी नहीं कह सकते थे कि तुम ना आओ, बट लिटरली आधे आधे घंटे, पौने पौने घंटे बातचीत होती थी गूगल ट्रांसलेटर पे, और वो भी दरवाजे पे खड़े होकर। नॉर्मली हम एक दूसरे को बुला सकते, पर बस हम दरवाजे पे ही खड़े होते थे एक दूसरे के। कभी वो मेरे डोर पर आ जाती थी, मैं उनके दरवाजे पे चली जाती थी। तो एक दफ़ा मैं अपनी टर्किश फ्रेंड के क्या कहते हैं घर पे ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, तो जिस तरह लोगों के घरों में डेकोरेशन पीसेस होते हैं, कहीं पर आयतुल कुर्सी है या सूरह फातिहा का फ्रेम है, तो उसके मेरी टर्किश फ्रेंड के घर पे एक मेटल प्लेट थी, उसके ऊपर आयतुल कुर्सी लिखी हुई थी। तो बेसाख्ता जब मैंने आयतुल कुर्सी देखी तो मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरी दोस्तों ने हैरानी से कहा कि तुम्हें कुरान मजीद पढ़ना आता है? तो मैंने कहा हाँ आता है। उन्होंने यकीन नहीं किया, उन्होंने एक दो और बुक्स लेकर आई, एक में चारकुल थी, एक में कुछ और डिफरेंट किस्म की सूरतें थी। जब मैंने उनके सामने पढ़ी तो बहुत खुश हुई, और उन्होंने कहा कि ये जो मैं बात बता रही हूँ, ये 8 साल से मैं ये बात अपनी फ्रेंड से सुनती हूँ। दे वांट कि मैं उनके बच्चों को कुरान मजीद सिखाऊं, बिकॉज इसलिए कि मुझे कुरान मजीद आता है, और ये इनको बहुत होता है कि इनके बच्चों को अरबी पढ़नी नहीं आती। तो मैंने इसलिए नहीं कभी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया कि मुझे लगता है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। कल को मुझसे कोई ज़ेर ज़बर की प्रॉब्लम हो जाती है तो मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक प्रॉपर, आपको एक आप एक्सपर्ट हो या एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको, ये तभी ये काम करना चाहिए। मैं आप लोगों से स्क्रीन पर एक बुक शेयर कर रही हूँ, मेरी टर्किश फ्रेंड्स ने ही मुझे दी। अब आप लोग इस बुक को देखें
मैं आप लोगों से इसको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ और फिर मैं इस पेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देती हूँ। आप लोगों को सुन के बड़ी हैरत होगी कि यहाँ पे टर्किश लोगों में इन मोस्टली कुछ लोगों को अरबी पढ़नी आती है, कुरान मजीद पढ़ना आता है। मेजॉरिटी केसेस में लोगों को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। ये लोग कुरान मजीद टर्किश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो मॉडर्न लिबरल लोग हैं। ये मेरी टर्किश फ्रेंड्स जो सर पे स्कार्फ लेती हैं, प्रॉपर उनका अबाया होता है, बहुत एक रिलीजियस एक कंजर्वेटिव फैमिलीज़ है, इन लोगों को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। ये लोग अरबी नहीं पढ़ सकते। मैं जब मेरे बेटे ने यहाँ पे कुरान मजीद ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, लाहौर के टीचर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पे कुरान मजीद परचेज़ कर लूँ तजवीद के साथ। मुझे नहीं मिला कुरान मजीद परचेज़ करने के लिए जब मैं एक बुक स्टोर पे पहुँची तो वहाँ पे जब मैंने कुरान मजीद देखे तो अरबिक लैंग्वेज में भी थे, बट मेजॉरिटी मोस्टली आप जो कुरान मजीद थे वो टर्किश लैंग्वेज में थे। तो ये एक आस्पेक्ट है, इन लोगों को इस कमी का बहुत शिद्दत से एहसास है। इसकी यही वजह है कि मेरी टर्किश फ्रेंड्स मुझे कहती हैं कि मैं उनके बच्चों को और उनको कुरान मजीद सिखाऊं, पर मुझे लगता है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के काबिल और अहल नहीं हूँ। ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। बात बताने का मकसद है कि ये चीज़ आप लोग की नॉलेज में और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कि टर्किश लोगों को अरबी पढ़नी नहीं आती, इनको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। एक्चुअली ये जो फैमिलीज़ हैं, जिस तरह मैंने कहा जो मेरी टर्किश फ्रेंड्स हैं, जो बड़ी एक रिलीजियस एक कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं, अब इनके अगर इनको हम कहें कि इनके फोर फादर्स, इनको पता है कि एक बड़ा एक ख़ानदान में फैमिली से एक रिलीजियस माइंडसेट फॉलो किया जाता रहा है, बट जो अतातुर्क का एक टाइम था, एक फ़ेज़ था, अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को प्रॉपर रिलीजियस एक दीनी तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला, जिसकी कमी इनको एहसास है और ये बहुत इनके लिए पेनफुल भी है। बट बात बताने का मकसद ये है कि ये लोग नहीं इनको कुरान मजीद पढ़ना आता। मेरी अपनी फ्रेंड से डिस्कशन होना, शुरू में मैं अपने पाँव के, मेरे हाथों के नेल्स काफ़ी बड़े होते थे, मुझे अच्छा लगता था, तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहना कि तुम क्यों रखती हो, तो मैं पता है कि ये अच्छी बात नहीं है, मैंने कट ऑफ किए। पर नॉर्मल डिबेट और डिस्कशन में मेरा उनसे सवाल पूछना कि जब आप लोग अबाया पहनते हो तो उसकी अबाया की लेंथ इतनी ऊपर क्यों होती है कि पाँव नज़र आ रहा होता है, टखना नज़र आ रहा होता है। तो मेरी टर्किश फ्रेंड्स ने कहना कि ये देखो ज़मीन और फर्श गंदा होता है, सड़क पे कितनी मिट्टी और गंद होता है, अगर हम उसकी लेंथ होगी वो ज़मीन को टच करेगा तो अबाया तो गंदा हो जाएगा, बिकॉज ये हैं टर्किश लोग हैं काफ़ी सफाई पसंद है। सो ओवरऑल अगर मैं सिचुएशन एक्सप्लेन करूं कि एक तो मॉडर्न लिबरल साइड एक ग्रुप है ही है जो क्लियर है, एक एविडेंट है कि भाई ये एक मॉडर्न ग्रुप है, एक लेफ्टिस्ट है। बट हम अगर एक रिलीजियस एक कंजर्वेटिव फैमिलीज़ और लोगों की भी बात करें तो इन लोगों को कुरान मजीद अरबी पढ़ना नहीं आता। मैं स्क्रीन पर आप लोगों से पेज शेयर करूँगी, ये देखें सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा आप लोग देख सकते हैं और ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो ये एक आस्पेक्ट है इनकी इस कमी का इन लोगों को बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास है। और फिर ये है कि एक और मैं आस्पेक्ट शेयर करती हूँ। इस रिकॉर्डिंग में काफ़ी कंफ्यूज थी और ये जो आस्पेक्ट है, जब मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करने का सोचा था तो ये आस्पेक्ट मुझे था कि पेरेंट्स की नॉलेज में होना चाहिए, बट आई वॉज कंफ्यूज कि मैं इस आस्पेक्ट को इस तरह पब्लिकली ओपनली शेयर करूँ या ना करूँ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मेरे ख्याल में ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। स्क्रीन पर मैं आप लोगों के साथ एक फ़ेसबुक की पोस्ट शेयर कर रही हूँ। आपको फ़ेसबुक पर ढेरों इस तरह के ग्रुप्स नज़र आएंगे। ये एक पब्लिक ग्रुप था पाकिस्तानी वुमेन का। मैंने वहाँ पे ये पोस्ट देखी, मैंने इस पोस्ट को सेव कर लिया अपने पास। वैसे तो आई एम 90% श्योर कि ये आईडी जेन्युइन नहीं है, बट स्टिल जिन खातून ने अपना एक माइंडसेट शेयर करना था वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं ये पोस्ट शेयर कर रही हूँ और आप लोग को पढ़ के सुनाती हूँ। फॉर पाकिस्तानी वुमेन who came to Turkey after marriage, have you ever felt envious of those Pakistani women who came here to study, work on their own and are living independently? Do you ever wish that you too should have come to a country like Turkey on your own so you could live a free, exciting life just like those single Pakistani ladies? I am not personally unhappy with my married life and my husband has put in a lot of effort to bring me over and help me settle. But sometimes when I look at how easy it is for any young Pakistani woman here to live freely, travel, enjoy the nightlife, socialize with
and date extremely attractive, tall, charming Turkish men. I do wish I had come here on my own as a single woman. अच्छा, मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ, इससे पहले कि मुझे कोई कहे कि एक कॉमन सा ये आस्पेक्ट मैंने क्यों हाईलाइट किया। देखिए, हम जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ रह रहे हैं, ये हमारी नॉलेज में है। मैं 8 साल से यहाँ पर हूँ, ये आस्पेक्ट बिल्कुल मेरी नॉलेज में है। पर मैं ये आज की वीडियो और ये जो एक आस्पेक्ट है, मैं उन पेरेंट्स के लिए हाईलाइट कर रही हूँ जो पाकिस्तान में हैं, पेरेंट्स, फैमिलीज़, स्पेशली वो पेरेंट्स और फैमिलीज़ जो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए जब आउट ऑफ पाकिस्तान भेजते हैं, ओवरसीज़, पर वो कनाडा नहीं भेजते, यूके, अमेरिका नहीं भेजते कि वहाँ का माहौल, एक सेंटेंस होता है कि वहाँ का माहौल बहुत खुला है, तो हम अपने बच्चों को टर्की भेज देते हैं हायर एजुकेशन के लिए, इसलिए कि टर्की बड़ा एक रिलीजियस और इस्लामी मुल्क नज़र आता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा, यकीन करें, एक जनरल पब्लिक में ये एक थॉट एग्जिस्ट करती है कि टर्की एक बड़ा एक रिलीजियस, एक इस्लामी मुल्क है, बिकॉज़ एक लोग काफ़ी हद तक प्रेसिडेंट अर्दवान को जानते हैं। अर्तुल ड्रामे की वजह से लोग समझते हैं कि ये, जिस तरह मैंने कहा कि ये अर्तुल का टर्की है या ये अर्दवान का टर्की है। बट ओवरऑल मैं ये जो आप लोगों ने पोस्ट देखी, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। बिकॉज़ जब पिछले कुछ अर्से मुझे कुछ फैमिलीज़ ने कांटेक्ट किया था कि वो इस्तांबुल शिफ्ट होना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रही कि इस्तांबुल में कौन सा एरिया उनके लिए बेहतर होगा। जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हम बच्चों की वजह से हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसी जगह हो जहाँ पर लोग दीनी इस्लामिक रिलीजियस सोच रखते हों। अब मैं इस्तांबुल में 8 साल से रहती हूँ और ये है कि आपको हर तरह का माहौल हर जगह पे मिलेगा। ये बिल्कुल है कि जो इस्तांबुल का सेंटर है, तकसीम, जो मेन एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, वहाँ पे आपको हर तरह की नाइट लाइफ मिलेगी। बट ये जो है स्पॉट्स, ये मोर और लेस आपको ओवरऑल इस्तांबुल में डिफरेंट लोकेशंस पर बिल्कुल नज़र आएंगे। स्क्रीन पर मैं एक और वीडियो, एक क्लिप शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन पर मैं आप लोगों से ये क्लिप शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये मेरे अपार्टमेंट एरिया है। ये अब ये है कि देखें, ये नॉर्मल एक रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर आपको इस कॉम्प्लेक्स में ईरान से, इराक से, ताजिकिस्तान से, सऊदीया से, कतर से बहुत फैमिलीज़ मिलेंगी। टर्किश डेफिनेटली हैं, पाकिस्तानी भी कुछ फैमिलीज़ हैं, इंडियन भी कुछ फैमिलीज़ हैं। अब ये है कि देखें, ये मेरा एंट्रेंस गेट है और ये जो येलो कलर की मार्केट है, शौक मार्केट, यहाँ पे मैं ग्रॉसरी के लिए आती हूँ ऑलमोस्ट डेली। ये एक यहाँ पर फूड स्पॉट था, ये फ़िलहाल बंद हो गया। और ये जो ब्लू कलर का एंट्रेंस है शॉप की, अब यहाँ पर ये रेजिडेंशियल एरिया है। अब ये स्पॉट रात को 2 बजे तक खुला होता है। ये जो क्लिप है और ये शॉप, और ये मैं आप लोगों को ये क्यों दिखा रही हूँ, मैं फिर रिपीट करूँ, जो हम पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, मुझे पता है सबके लिए ये नॉर्मल बात है, हम ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ये क्लिप, ये इन्फॉर्मेशन मैं उनके लिए, ये क्लिप, ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ पाकिस्तान में, जो ख़वातीन हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो मदर्स हैं, जो बच्चों को अपने जब बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके पिक नहीं करते बिकॉज बच्चे ख़राब हो जाएंगे, हम टर्की भेजते हैं कि टर्की एक मुस्लिम और एक रिलीजियस कंट्री है, तो बच्चे वहाँ पर महफूज रहेंगे। अब देखिए, ये मेरा जो एरिया है अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये कमर्शियल एरिया नहीं है, ये रेजिडेंशियल एरिया है। मैं अपने रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स से, अपने अपार्टमेंट एरिया से, मेन गेट से बाहर निकली हूँ। पास ही मेरा ग्रॉसरी स्टोर है जहाँ मैं ऑलमोस्ट डेली शॉपिंग के लिए आती हूँ। और ये देखें, ये शॉप है, आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट हर रेंज की, जहाँ मुझे देखने में नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर रेंज का आपको वाइन, आपको बियर, हर तरह की वैरायटी मिलेगी। बात बताने का मकसद ये है कि ये देखें, ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। अब जो एक पेरेंट्स के माइंड में एक वो बात है ना कि टर्की मुल्क ऐसा है जहाँ पर मसाजिद हैं, अजान की आवाज़ आती है और मुसलमानों की अक्सरियत है, तो बच्चे महफूज होंगे। मैं ये बात नहीं कह रही कि बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए, बिल्कुल भेजना चाहिए, हमें बच्चों को एक्सपोजर देना है। मेरा ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि हम अपने बच्चों को परों के नीचे हमेशा नहीं सारी ज़िंदगी रख सकते। ऑफ कोर्स बच्चों ने इस दुनिया में मूव अराउंड करना है, बट मैं सिर्फ ये मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर वो पेरेंट्स बच्चों को यूके, अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजते,
इसलिए कि बच्चे ख़राब हो जाएंगे। और टर्की सिर्फ इसलिए पिक किया जाता है कि दे थिंक कि वो एक रिलीजियस इस्लामी मुल्क है और वहाँ का माहौल बड़ा साफ़ सुथरा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गूगल पे सर्च करें, आपको इस्तांबुल में, टर्की में हर तरह की एक्टिविटी मिलेगी जो किसी भी तरह से इस्लामी तरीके से अलाउड नहीं है। तो बात सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एक छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो लोगों के दिमाग में मुझ अब तक एग्जिस्ट करती है, इसलिए कि लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि जी हमें बताएं, हमें एरिया रेकमेंड करें, हम कहाँ पे रह सकते हैं, हम अपना अपार्टमेंट कहाँ पे ख़रीदें। तो मैं उनसे सवाल पूछती हूँ कि मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। तो वो कहते हैं कि जी देखिए, हम कनाडा ऑस्ट्रेलिया से मूव कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि बच्चों की अच्छी तरबियत और मुस्तकबिल के लिए। एक और आस्पेक्ट शेयर करती चलूँ कि यहाँ के आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में कॉमन है जब लड़के लड़कियां बड़ी छोटी एज से स्मोकिंग स्टार्ट कर लेते हैं, जो ये एक और बड़ा एक फ्लॉ है यहाँ के सिस्टम का। मतलब वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, इनका समझ लें कौमी खेल मतलब लिटरली स्मोकिंग इतनी कॉमन है कि अगर पार्क में कोई नानी दादी है, उनके साथ बच्चा है, बच्चा स्लाइड्स पे बैठा है और एक एजेड आंटी अपनी स्मोकिंग कर रही हैं। स्कूल कॉलेज में बड़ी यंग एज में बच्चे लड़कियां स्मोकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। फिर ये है कि जो पेरेंट्स, जो फैमिलीज़, टर्किश फैमिलीज़ या फॉरेनर्स अपने बच्चों को दीनी इस्लामी तालीम देना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट अर्दवान ने एक स्कूल चेन सिस्टम शुरू किया था, उसका नाम है इमाम हतीब स्कूल। अब वहाँ पे है कि वहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं है और प्रॉपर इस्लामिक एजुकेशन है, बट बात बताने का मकसद है कि सिंपल मैं फैमिलीज़ को एजुकेट कर रही हूँ। ये आस्पेक्ट फैमिलीज़ की नॉलेज में होना चाहिए। जब सोचा जाता है, प्लान किया जाता है कि टर्की शिफ्ट होना है फैमिली के साथ और मूव होना है, तो सारे आस्पेक्ट्स आप लोगों की नॉलेज में होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक काफ़ी हद तक कुछ फैमिलीज़ के माइंडसेट में ये है कि टर्की एक रिलीजियस इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पे माहौल बिल्कुल ऐसा है जिस तरह इस्लाम और दीन के हिसाब से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस्तांबुल टर्की में लाइफस्टाइल, लोगों का तर्ज ज़िंदगी किसी भी तरह से यूरोप से, अमेरिका से, यूके से कम नहीं है। तो एक तो ये पॉइंट मैंने क्लियर करना था। बाकी ये है कि आज की वीडियो बस मैं यहाँ पे इस पॉइंट पर एंड करती हूँ। बाबा कह रहे होंगे कि मुझे इस पॉइंट को हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत थी, बट बात बताने का मकसद है कि कभी कुछ बातें अगर आप ज़ुबानी बोलते हैं तो लोग यकीन नहीं करते जब तक आप ख़ुद लोगों को आंखों से ना दिखाएं। तो ये एक आस्पेक्ट है जो लोगों की नॉलेज में होना चाहिए। और यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा मैंने कहा कि ये जो मैंने आज की वीडियो में ये आस्पेक्ट कुछ हाईलाइट किए, ये मेरे लिए काफ़ी पेनफुल है। मैं टर्की की या टर्किश कम्युनिटी की इस साइड को नहीं देखना चाहती, बिकॉज जहाँ पर मैं टर्किश कम्युनिटी की और टर्किश लोगों की और टर्की की इतनी तारीफ़ करती हूँ, और ऐसा नहीं कि वो तारीफ़ ये लोग डिज़र्व नहीं करते। जो एक रिलीजियस इस्लामिक ग्रुप है जो प्रॉपर अपने घरों में इन्होंने तरीके से अपना लाइफस्टाइल रखा हुआ है, वो प्रॉपर तरीके से अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के हिसाब से गुजारे। बट नॉर्मली अगर आप जनरली देखें तो नॉर्मल जनरल फैमिली में, इनके कल्चर में ड्रिंक करना या इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ रखना बड़ी कॉमन और बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो एक थोड़ा सा एक आस्पेक्ट है कि लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये इस्तांबुल यूरोप का पार्ट तो है, बट इसमें यूरोप का पार्ट होने से ज़्यादा मेन जो पॉइंट है वो ये है कि इस्तांबुल टर्की अतातुर्क की लीडरशिप के अंडर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सिचुएशन और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं अपनी वीडियो आज की यहाँ पर एंड करती हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और ये आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा टर्किश पराठा है। डिफरेंट फ्लेवर्स में होता है ये, इसको कहते हैं जिस तरह मैंने बताया टर्किश लैंग्वेज में बोलते हैं गोज़ले में। ये आलू की फिलिंग में है, पालक में, कीमे की और इवन चॉकलेट स्प्रेड में भी। तो बस मैं ये खाती हूँ। और ये जो बल्दिया बाज़ार है इसी के अंदर ये सिटिंग अरेंजमेंट है और यहीं पर सामने वो लाइव कुकिंग करके आपको ये बना के देते हैं गोज़ले में, जिसको कह सकते हैं आप लोग पराठा, टर्किश पराठा। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पर अपनी आज की वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और अपने कीमती वक्त मेरे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।
Çok paran olsa cami yaptırır mısın? Hayır, okul yaptırırım. Çok paran olsa cami yaptırır mısın? Ya okul yaptırırım, cami değil. O zaman öldüğünüzde cenazenizi okula götürün. Oradaki öğretmenler kıldırsın. Camiye karşısınız ya. Çok paran olsa cami yaptırır mısın? Valla cami yaptırmam da cemevi yaptırırım. Ben Eleviyim, ben de oraya ibadetimi yaparım. Oradan cemevini yaparım. Şahsen benim çok param olsa camiye ne kadar karşı insan varsa onlara ayrı barınak yaptırırdım. Barınak. Okul yaptırırım. Biz kardeş. Biz kardeşik. O da okul yaptırmak taraftardır. Okul tabii ki. Tipik layık kafası. Belki de anaokulu mezunudurlar. Bakın bu zihniyete göre camiler dolmuş, taşmış, kapatılmış, ahıra çevrilmiş. Hiçbir önemi yok. Mustafa Arman, Satılık İmparatorluk, sayfa 222. Cumhuriyet Gazetesi'nin bir manşetine göre sene 1948 bir camimiz ahıra çevrilmiş. Aynı insanlara sorsalar, deseler ki Cumhuriyet'in o dönemlerinde camimiz ahıra çevrildi. Cevabınız nedir? İnsanların tepkisini almamak için dil olarak yüksek sesle işte üzüldük olmaması gerekirdi derler. Yemin ederim ama ispatlayamam, içten içe de oh iyi olmuş derler. Zihniyetleri tam olarak Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti nedir? Ne için soruyorsun bunu? Ramazan ayına girdik abim. Ramazan'la ilgili sorular soruyoruz. Vallahi bu ülkede ben Müslüman göremiyorum, hiç cevap vermem. Müslüman yok. Müslüman önce adaletli olacak. Bu ülkede adalet var mı? Yok. Onun için hiç böyle şeylere girmeyin. Abim merhaba. Diyoruz ki abim Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti nedir? Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti oku diye duymuştum da. Evet. Bedava hacca gönderseler gider misin? Ben hacca gitmem ki. Param da olsa gitmem. Neden? Neden gideyim? Enayi miyim ya? Oraya niye yedireyim? Giderim bir çocuk okuturum. aman abla sen okutma çocukları zehirlersin. Bedava hacca gönderseler gider misin? Gitmem. Niye? İşte Müslüman değilim. Ya Kabe'de kollarını açmış seni bekliyordu zaten. Bedava hacca gönderseler gider misin? Ne yapayım hacda? Ah tam aradığım tablo. O da orada. Dinleyelim. Şeytan taşlansın. Şeytan insanın içindedir. Şeytan orada yoktur. Cennet de cehennem de bu dünyada. Başka yoktur. Yok mu ahiret hayatı? Yoktur öyle bir şey. Cennet de burada, cehennem de burada. Mahşeri alem de yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey inanmıyor muyuz daha? Hiçbir şey yok. Bedava hacca gönderseler gider misiniz? Yok, gitmem. Neden? Yani gitmeyi sevmem. Sanki ömrünü orada geçirmiş 5 vakit namazını Kabe'nin içinde kılmış gibi. Sıkılmış. Bedava hacca gönderseler gider misin? Gitmem. Neden? Aleviyim ben abi. Araştır bakalım bir Hazreti Ali Efendimiz nerede doğmuş? Cahillik kötü bir şey. Allahu Ekber ne demektir? Biz fazla Müslüman değiliz biz. Allahu Ekber ne demektir? Valla ne bileyim vallahi. Tayva sorunda. Sağ ol abi. Allahu Ekber ne demektir? Başkasına sorun. Allahu Ekber ne demektir? Bilmiyorum. Allahu Ekber ne demektir? Ay vallahi bilmiyorum, bana sorma. Allah Ekber ne demektir? Nereden bileceğim şimdi? Allahu Ekber ne demektir? Allah için gelin anlamına geliyor. Allahu Ekber ne demektir? Allahu Ekber ne demek? Namaza çağırır. Namaz demektir. Allahu Ekber ne demektir? Bilemiyorum abi. Allahu Ekber ne demektir? Allahu Ekber. Allah'tan büyük kimse yoktur. Evet, her şeyden üstün diyor. O şeyden üstündür. Kadir ve nadirdir. Uludur tabii. Teşekkür ederim. Allahu Ekber ne demektir? Allahu Ekber. Allah'tan büyük kimse yoktur. Evet, her şeyden üstün diyor. O şeyden üstündür. Kadir ve nadirdir. Uludur tabii. Teşekkür ederim.